गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रीय आय की अवधारणा में संबंधित समुच्चय। अभी हमारा जो वीडियो चल रहा है इसमें हमने लास्ट वीडियो में राष्ट्रीय आय की अवधारणा से संबंधित भाग 1, 2 और 3 पढ़े हैं। आज हम इससे आगे कंटिन्यू चलते हैं कि इसमें राष्ट्रीय आय की अवधारणा में क्या क्या देखा जाता है। इसमें जो संबंधित समुच्चय हैं राष्ट्रीय आय में, उसमें हम देखते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, फिर आ जाता है आपका एनडीपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, सकल तथा शुद्ध अवधारणाएं, डिस्पोजेबल इनकम, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, निजी आय, व्यक्तिक आय, व्यक्तिक प्रयोज्य आय। इन सभी अवधारणाओं को आज हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम इसको पढ़ेंगे और हो सकता है ये वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ये मैं देखूंगी इसमें कि इसको मैं 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। अब आपने किस पे किया है, ये मार्केट प्राइस पे जीडीपी की बात हो रही है। तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी का क्या है, किसी देश की घरेलू सीमा, क्योंकि जब हम जीडीपी की बात करते हैं डोमेस्टिक आ गया यहाँ पे आपका, और घरेलू सीमा में आपके घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसमें मूल्यह्रास भी सम्मिलित होता है। ये जो जीडीपी है इसमें जो जी है इसमें यानी डेप्रिसिएशन प्लस में है, उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक देश की घरेलू सीमा में, अब चूँकि मैंने आपको लास्ट इससे पहले वाले जो वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर हम इस तरीके से भारत की जो ज्योग्राफिकली हम देखते हैं, अब इस घरेलू सीमा में ये इस तरीके से आता है। अब इस घरेलू सीमा में आप यहाँ पर अगर कोई भारत का नागरिक काम कर रहा है या कोई विदेशी भी काम कर रहा है, तो वह सारे, चूँकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया की, और इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, चाहे वह नागरिक हो या वह निवासी हो, दोनों को ही सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम एक सीमा को लेके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इनकम का, ठीक है। तो आप जो घरेलू सीमा है, जो कि यहाँ पे राजनीतिक सीमा तो आपकी आई गई, इसके अलावा जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात किया था कि कुछ टेरिटरी सीमा भी होती है, प्रादेशिक सीमा भी होती है इसके अंतर्गत। इस प्रादेशिक सीमा के अंदर भी अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा होता है तो उसको जो इनकम मिलती है वह आपकी जीडीपी में कैलकुलेट होती है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है इन सभी को। तो यहाँ पर घरेलू सीमा में कहने का मतलब नागरिक भी सम्मिलित होंगे, निवासी भी सम्मिलित होंगे, गैर निवासी भी सम्मिलित होंगे, सभी सम्मिलित होंगे और इनकी सबकी इनकम को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है। सभी उत्पादक कौन कौन से, एक देश की घरेलू सीमा में निवासी तथा विदेशी दोनों प्रकार के उत्पादक पाए जाते हैं। तो वो चूँकि देश की सीमा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो उनको जो भी अर्निंग प्राप्त हो रही है वह सारी घरेलू आपकी जीडीपी में काउंट होती हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या हुआ, एक देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है, ठीक है। मैं बार बार वापस आपको कहना चाहती हूँ कि भारत की जो ज्योग्राफिकल आप जो सीमा हमने बनाई है, इसके अलावा भी जो आपका ये प्रादेशिक सीमा होती है,
जिसमें समुद्र का भी थोड़ा हिस्सा आ जाता है, तो वहाँ पर भी जैसे मछली खनन का उत्पादन का कार्य किया जाता है या धातु खनन के कार्य किए जाते हैं, तो वह भी किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत इनकम में काउंट होगा। फिर आगे हैं देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में किन किन चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त इनकम, जैसे जुआ होता है, अगर कोई इसके थ्रू या कालाबाजारी के थ्रू अगर कोई पैसा कलेक्ट करता है, इनकम अर्न करता है, तो चूँकि वह लीगल इनकम नहीं होती, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं सम्मिलित होती, इसलिए इस प्रकार की इनकम को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। काला धन अथवा जिस धन का लेखा नहीं किया जाता है वह भी इसमें सम्मिलित नहीं होता है। हस्तांतरण भुगतान हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, जैसे कि छात्रवृत्ति है, पेंशन है, ये सब कुछ आपके किसी देश की इनकम में ये कैलकुलेट नहीं होता है। मौद्रिक विनिमय से प्राप्त आय, जैसे कि शेयर और ऋण पत्र, जब आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वह भी इनकम में काउंट नहीं होता है, क्योंकि इससे किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कागज़ है जिनका आप विनिमय कर रहे हैं, तो इसको भी हम इनकम काउंटिंग करते वक्त इसको इग्नोर करते हैं, इसे वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से सेकेंड हैंड वस्तुएं जो होती है, अगर आप उनको बेचते हैं तो उससे जो भी आपको पैसा मिल रहा है वह भी नेशनल इनकम में काउंटिंग में वो इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि इस वस्तु का जब उत्पादन किया गया था उस उत्पादन के समय उसका राष्ट्रीय आय में कैलकुलेशन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसको दोबारा बेचते हैं या खरीदते हैं तो वह इनकम में काउंट नहीं होता है। फिर है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी मार्केट प्राइस। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, चूँकि ये घरेलू अवधारणा नहीं है, ये राष्ट्रीय अवधारणा है। यहाँ हम क्या करते हैं, एक देश के सामान्य निवासियों को, अब एक देश का सामान्य निवासी कौन होगा, चाहे वह अपने देश में रह रहा हो या चाहे बाहर रह रहा हो, लेकिन वो होगा सामान्य निवासी। तो इसमें हम सामान्य निवासियों को इंक्लूड करते हैं। अब सामान्य निवासी, अगर मान लीजिए अमेरिका में कोई भारतीय व्यक्ति काम कर रहा है तो वह भी भारत का सामान्य निवासी होगा, तो उसके द्वारा जो भी इनकम अर्न की जाएगी वह जीएनपी में काउंट होगी। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर घरेलू सीमा की बात नहीं सोची जाएगी। जैसा कि जीडीपी में हम क्या देख रहे थे कि देश की टेरिटरी बाउंड्री जो हम ले रहे थे, प्रादेशिक सीमा को हम जो ले रहे थे, वहाँ यहाँ पर वो चीज़ नहीं काउंट की जाएगी। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बाहर मान लीजिए खाड़ी देश में काम कर रहा है या इसके अलावा किसी दूसरे देश में ये अमेरिका में ले सकते हैं या कहीं और काम कर रहा है, तो वह चूँकि उसकी आर्थिक रुचि का केंद्र वह देश है, वहाँ से उसे इनकम प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में उस देश से तो इनकम प्राप्त हो रही है, लेकिन वो इनकम जो काउंट होगी वह हमारे देश में ही काउंट होगी। तो सामान्य निवासियों की इनकम को इसमें सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह निवासी भारत में निवास कर रहे हों या ना कर रहे हों। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो जैसा कि मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जीडीपी मार्केट प्राइस में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे, ठीक है, विदेशों से प्राप्त कारक आय, इसको जोड़ लेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम को जोड़ते ही ये जीएनपी मार्केट प्राइस कहलाता है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे मिलेगा हमें, ये होगा कि हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व से प्राप्त कारक आय, है ना, तथा हमारे देश में प्राप्त गैर निवासियों द्वारा प्राप्त कारक आय का अंतर। यानी हमारे देश के निवासी बाहर जो काम कर रहे हैं तो उन्हें जो इनकम मिल रही है उसे तो जोड़ लिया जाएगा, और हमारे देश में जो गैर निवासी हैं जो काम कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, उनकी आय को उसमें माइनस कर दिया जाएगा, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्राप्त हो पाएगी। तो ये आप इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर ये नेगेटिव है, मान लीजिए ऋणात्मक है, तो चूँकि हमने क्या कहा कि जीएनपी क्या है, जीएनपी कैलकुलेशन है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रोड, तो ये क्या होगा, जीडीपी
माइनस नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रोड, ये करते ही आपकी जो जीएनपी है वह कम हो जाएगी। तो क्या ये ऐसा संभव है, जीएनपी जीडीपी से कम हो सकती है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जीएनपी जीडीपी से अधिक भी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की अगर हम 3 स्थितियाँ ले लेते हैं। 3 स्थिति कौन सी? पहली स्थिति में 0, दूसरी में नेगेटिव और तीसरी में पॉजिटिव। अगर ये 0 है तो आप यहाँ देखिए कि जो जीएनपी और जीडीपी है ये दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए ये माइनस है, नेगेटिव है, तो चूंकि जीएनपी क्या है, किसका कैलकुलेशन है? जीएनपी कैलकुलेशन है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रोड। ये आप देखते रहिए वीडियो, इसमें पता चल रहा है आपको। तो चूँकि वो नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर आपकी जो जीएनपी है वह जीडीपी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये परिस्थिति आ सकती है। और अगर मान लीजिए नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रोड आपका पॉजिटिव में है तो यहाँ जीएनपी आपकी जीडीपी से अधिक हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्या जीएनपी जीडीपी से अधिक कम हो सकती है। ये प्रश्न आया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप के, कॉम्पिटिशन्स में भी ये पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्या जीएनपी जीडीपी से कम हो सकती है। तो हाँ बिल्कुल ये हो सकती है, इसका आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के घटक में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं? पहला है कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। उन निवासी श्रमिकों को प्राप्त पारिश्रमिक जो विदेशों में अस्थायी रूप से कार्य करते हैं और एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अस्थायी रूप से काम करने वाले गैर निवासियों को प्राप्त पारिश्रमिक के अंतर को कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक कहा जाता है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अर्थ मालिकों द्वारा कर्मचारियों को नकद और किस्म के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। इसमें मालिकों द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि में किया गया अंशदान भी शामिल होता है। तो ये ध्यान रखना कि पीएफ होता है ना, पीएफ अकाउंट जो होता है उसमें जो मालिक होते हैं वे कर्मचारियों की तरफ से इसमें अंशदान करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी नेट फैक्टर इनकम अब्रोड में जोड़ी जाती हैं। और इसको ये ध्यान रखना है, ये आपकी जब कारक लागत पर राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किया जाता है वहाँ पर भी इसे ध्यान रखना आप कि प्रोविडेंट फंड को इंक्लूड किया जाता है इनकम काउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। यह एक देश के निवासियों द्वारा लगान ब्याज लाभ के रूप में प्राप्त आय और शेष विश्व को किए गए से भुगतानों का अंतर है। तीसरा है विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। यह विदेशों में स्थित निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय तथा देश की घरेलू सीमा में स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय का अंतर है। मान लीजिए मैकडोनाल्ड का अगर यहाँ कोई रेस्टोरेंट है और वो कोई इनकम जनरेट कर रहा है तो उसकी इनकम यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसको माइनस किया जाएगा जब आप जीएनपी कैलकुलेशन करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी का बाहर सिंगापुर के अंदर कोई एक अच्छी कंपनी है जहाँ पे वह काम कर रही है, तो उसकी जो इनकम वो वहाँ जो जनरेट कर पा रही है, वो जो उत्पन्न कर पा रही है, उससे हम यहाँ अपनी जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपको पता चल गया ये कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब आगे हम देखते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मापा जाता है। ये वस्तुएं तथा सेवाएं एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित की जाती हैं तथा जिसमें से घिसावट की हानि को घटा दिया जाता है। तो अभी तक हमने जैसे कि जीएनपी है, अब चूँकि हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो हमें करना क्या होगा, माइनस करना है सिर्फ डेप्रिसिएशन को। मूल्यह्रास को माइनस करते ही आपको एनएनपी मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो मूल्यह्रास है जिसमें हम सामान्य टूट फूट, अप्रचलन, आकस्मिक हानि के कारण कुछ पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन की प्रक्रिया में घिस जाती हैं, ऐसी पूंजीगत वस्तुओं को बदलने की लागत को अचल पूंजी का उपभोग या घिसावट कहते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी हमने मूल्यह्रास के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है और इसको जब हम लेस करते हैं जीएनपी से तो हमें किस प्रकार से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद।
चूँकि एनडीपी की बात कर रहे हैं, एनडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एनडीपी अगर मान लीजिए आप करते हैं जीडीपी से, जीडीपी जो मार्केट प्राइस है इसमें आप माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन को, और ये करते ही आपको एनडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका और भी है, वह क्या है? दूसरा तरीका है कि आप जीएनपी से लेस कीजिए डेप्रिसिएशन को, आपको मिलेगा एनएनपी मार्केट प्राइस मिलेगा। अब चूँकि एनएनपी मार्केट प्राइस मिलेगा, इसमें से लेस कीजिए आप, क्या करेंगे लेस? इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको लेस करते ही आपको क्या प्राप्त होगा? एनडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त होगा। तो आपको ये दो तरीके पता होने चाहिए कि किस तरीके से हम एनडीपी तक पहुंच सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप इसको देख सकते हैं। आगे है शुद्ध घरेलू आय अथवा कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित कारक आय के कुल जोड़ को शुद्ध घरेलू आय कहा जाता है। संक्षेप में इसे घरेलू आय भी कहा जाता है। यह कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर होती है। तो उत्पाद तथा, चूँकि हमें पता है कि उत्पाद और आय समरूप अवधारणा है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से जो समस्त उत्पादन होता है वह आपका समस्त आय ही बन जाता है। तो ये हमने वीडियो में देखा है। तो उत्पाद और आय क्या है? एक समरूप अवधारणा है। तो शुद्ध घरेलू आय किस तरीके से निकालेंगे हम? शुद्ध घरेलू आय को हम कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद भी बोल सकते हैं। यानी मैं वापस शब्द अपने बोल रही हूँ कि शुद्ध घरेलू आय ये क्या होती है? शुद्ध घरेलू आय कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। ठीक है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हुआ? एनडीपी। एनडीपी कौन से? कारक लागत पर, यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होती है? शुद्ध घरेलू आय भी कहलाती है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को अगर मैं शुद्ध घरेलू आय कहती हूँ तो ये गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। शुद्ध घरेलू आय कहलाती है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट हमने कैसे निकाला? ये हमने निकाला है एनडीपी मार्केट प्राइस में माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। तो और ये चूँकि ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि किस तरीके से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है और सब्सिडी की राशि को जोड़ा जाता है। तो एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित कारक आय के कुल जोड़ को शुद्ध घरेलू आय अथवा कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसी प्रकार से कारक लागत पे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की बात की जा रही है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में आपका मूल्यह्रास इंक्लूड है, बिल्कुल। ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट जो होता है, इसको वापस से देखिए, जो आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें से आप मूल्यह्रास को जोड़ दीजिए, आपको क्या प्राप्त होगा? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो आप एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय यानी लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी का कुल जोड़ है। इसी तरीके से कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। धन्यवाद।